उत्तर प्रदेश सरकार। वज़ीर आला मोहतरम और हमारे सभी वज़ीर साथी, स्पीकर साहब माता प्रसाद पांडे जी, अहमद हसन साहब, लखनऊ का ये नसीब है कि एक नौजवान वज़ीर आला के सोच और विजन की बुनियाद पर ऐसे लोगों को देखने का, समझने का, सुनने का और ऐसा उपेक्षित प्रदेश जिसके बारे में अभी जया बच्चन जी कहकर गई हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, डिम्पल जी मौजूद हैं, आप भी कहकर गई हैं कि उनके प्रदेश में यूपी के बारे में लोग बहुत हल्का बोलते हैं। कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ गंगवा तेली। वहां के लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। वहां के लोग तो अपने बाजू को सांप भी बोलते हैं। उन लोगों से रिश्तों की पहचान नहीं आती। लेकिन यहां सबसे बड़े प्रदेश में, देश के, जहां बहुत कमजोर लोग रहते हैं, जहां गर्मी बहुत पड़ती है, जहां रेत है, पथरीली जमीन है, पत्थर है, भूखा किसान है, मजदूर है, बंद कारखाने हैं, और जब जब राजनीतिक परिवर्तन आए तो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता गई जिन्होंने बच्चे को दूध पिलाने के बजाय उसका गला दबा दिया, पनपने ही नहीं दिया। उत्तर प्रदेश का मुकद्दर भारी पत्थरों के नीचे दबकर रह गया, सिसक गया। ऐसे प्रदेश की अगर कोई निंदा करता है तो जाहिर है हमारे लिए दुख का विषय है। बहुत से बुनियादी सवाल हैं जो आज यहां नादर साहब मौजूद हैं, जयपुरिया जी हैं और डॉक्टर साहब, त्रेहन साहब यहां मौजूद हैं। देश बहुत सी चीजों को या तो समझता नहीं है या समझना चाहता नहीं है। उत्तर प्रदेश दुनिया का एक अजीब और अनोखा प्रदेश है। यहां अयोध्या है जो कहीं नहीं है, और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के साथ विवाद है। यहां मथुरा है जो दुनिया में कहीं नहीं है और उसके साथ विवाद है। यहां काशी है जो दुनिया में कहीं नहीं है और उसके साथ विवाद है। हिंदुस्तान के 3 बड़े सवाल और ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं है, आजाद हिंदुस्तान के इतने लंबे इतिहास में भी वो ना महाराष्ट्र में है, ना मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में, ना गुजरात में, ना बिहार में, ना बंगाल में, वो उत्तर प्रदेश में है। एक बड़ा चैलेंज है और इन 3 चैलेंजेस के साथ प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश करना और उन सैकड़ों करोड़ आंखों को जो नम है उनके आंसू पोंछने का इरादा करना एक बड़ी हिम्मत का सवाल है। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। यही हाल है हमारा। इसलिए पल पल हमें अपने उन तमाम सवालों की तरफ भी गौर करना होगा कि उत्तर प्रदेश की तरक्की न होने के पीछे वो कौन से ऐसे बुनियादी सवाल हैं। क्यों आखिर उत्तर प्रदेश ऐसा रह गया? 1989-90 में जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी, कहां था प्रदेश? एक दूसरे से दस्तोगरेबां थे, एक दूसरे की जान और खून के प्यासे थे। पूरा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की तरफ दिख रहा था और कूच कर गया था पूरा हिंदुस्तान। ऐसे हालात में आज नेताजी नहीं है, उन्हें यहां आना था।
एक ऐसा प्रतीक, एक ऐसी अलामत जिसने उत्तर प्रदेश को तबाही के उस दहाने से बचाकर आज विकास की डोर अपने ही सुपुत्र नौजवान के हाथों में दी है। ये एक ऐसा अनिमित इतिहास है जिस पर आने वाली नस्लें कुछ ना कुछ शोध जरूर करेंगी। एक बार सरकार बनी, सवाल वहीं रहा। दूसरी बार सरकार बनी, सवाल वहीं रहा। तीसरी बार सरकार बनी, सवाल वहीं रहा। और चौथी बार सरकार बनी है, सवाल और बड़ा हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत ही दयनीय प्रदेश है। यहां के लोगों को आपकी हमदर्दी की जरूरत है। बहुत विशाल है, बहुत सताया हुआ है, बहुत खतरनाक नजरें हैं इस पर। इसकी बर्बादियों के मंसूबे बहुत दूर से तैयार हो रहे हैं। विकास किसके लिए? किसान के बेटे के लिए, मजदूर के बेटे के लिए, गरीब के लिए जिसके पास काम नहीं है। क्यों लैपटॉप दिया गया? क्यों टैबलेट का इरादा किया गया? इसलिए कि उन बच्चों के हाथ जिन्हें मां की कोख ने पैदा किया है, उन्हें यह शायद अरमान ही रह जाता कि उनके हाथों में कभी लैपटॉप नहीं आता। उनके हाथों में लैपटॉप दिया गया, लेकिन एतराज हुआ। गरीब की इस मदद पर भी कटाक्ष हुआ। और उन लोगों ने जो समाज के लिए कोई अच्छा सपना नहीं देख सकते थे, इतनी टीका टिप्पणी की कि आखिरकार उस सवाल को भी सवाल ही बना रहना पड़ा। बेरोजगारी का भत्ता, बच्चियों को पैसा, जिन हाथों ने कभी 30,000 रुपए नहीं देखे थे, जब उन हाथों में 30,000 रुपए का चेक आया था तो हमने देखा है मासूम आंखों से खुशी के आंसू टपकते हुए। हमने देखा है जब आप वजीर आला मोहतरम, आप जब विदेश में तालीम हासिल कर रहे थे और पहली बार नेताजी ने कन्या विद्याधन बांटा था, जो सबसे अच्छे कपड़े थे वो बच्चियां पहनकर आई थी। लेकिन उस दिन भी न जाने कितनी बेटियां ऐसी थीं जिनके हवाई चप्पल की पट्टियां टूटी हुई थीं और उन्होंने सुतली से उसे बांध रखा था। यह है उत्तर प्रदेश। हम कहां महाराष्ट्र हो सकते हैं? हमारी मदद की जरूरत है नादर जी, हमारी मदद की जरूरत है। आज हमारा नौजवान जो शिक्षा हासिल करके, एक बाप का अरमान होता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंसदान बने। डॉक्टर बनता है, सरकारी अस्पताल में नहीं जाता। अहमद हसन साहब बहुत परेशान है। दिल्ली या लखनऊ के अस्पताल में जाता है। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, आपकी सेवा अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के अस्पताल खाली हो गए जब से मेदांता बना है। आज बहुत ये सुनकर खुशी हुई है कि आपने जो फर्क बताया है पैसे का, यकीनन ये बड़ी उपलब्धि होगी और इसे और आगे बढ़ना चाहिए और आपके इस जज्बे को सलाम करना चाहिए। और गरीबों के लिए भी वहां इलाज का कोई कोटा होना चाहिए। और मेरी इत्तला यह है कि ऐसा शायद है भी, ऐसा है। इंजीनियर, मैं इत्तेफाक से एक तालीमी इदारा चलाता हूं। जब पहली बार मैंने इंजीनियर्स का इंटरव्यू में बैठा तो ऐसा लगा जैसे मेरा अपना ही बच्चा सामने इंटरव्यू दे रहा है। और जितनी कम तनख्वाह उसने मांगी हमसे, उस पर हैरत हुई। इंजीनियरिंग जो एक सपने की पढ़ाई थी मां बाप के लिए, वो इंजीनियर आज खुद भी ज्यादा नहीं मांगता। आईटी के क्षेत्र में थोड़ा सी गिरावट आई है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आपके यहां आने से एक बहुत बड़ा योगदान ये होगा और इसके लिए हमें मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहिए, उन्हें मुबारकबाद देना चाहिए और उनसे ये मुतालबा करना चाहिए कि अगर कहीं नादर जी की मदद में कोई कसर रहती है तो उस मदद को इसलिए आगे बढ़ाया जाए
कि जब यहाँ एक सेपरेट कैंपस होगा, और देखिए आपने बहुत जायज बात कही है, कहिए ये जाकर सबसे, आपने उस सच्चाई को नहीं छुपाया है कि हम आज इंजीनियर्स को उतनी सैलरी देने में सक्षम नहीं है जितनी वो चाहते हैं या जितनी जरूरत है। उसको सैलरी को मीट आउट करने के लिए आप उनका पूरा कैंपस वहीं बनाएंगे, वहीं उनको सिखाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें मुलाजिम रखेंगे, उनके रहने का इंतजाम और खाने पीने का इंतजाम भी वहीं करेंगे। आपको इसके लिए मुबारकबाद। मेदांता अस्पताल के मालिक साहब को, डॉक्टर त्रहन साहब को, जो खुद में इतिहास हैं और ऐसे लोग हैं। मैं जब पहली बार मिला था आपसे तो मैं ये समझा कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मुझे झूठ बता दिया है ये त्रहन साहब। मेरा ख्याल था कि बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे और पता नहीं चल पाते होंगे, नहीं चल पाते होंगे, लेकिन स्टिल यू आर टू यंग हैं, तो तुम जियो हजारों साल। तो बहुत सी दुआएं उन्हें, और इस मौके पर बड़ी नाइंसाफी होगी अगर मैं अपने साथियों को मुबारकबाद न दूं और इन बदहाल लोगों को मुबारकबाद न दूं जो बेचारे हमारी हर उल्टी पुल्टी बात पर भी ताली बजा देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाइंसाफी और होगी जो नहीं होने देना चाहिए। मैं जावेद उस्मानी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। और अगर मैं ये आपसे कहूं कि इसमें आज के मुख्य सचिव साहब की कोशिशें, प्रमुख सचिव आवास की कोशिशें और दीगर अफसरान की कोशिशें अपनी जगह हैं, यकीनन हैं, लेकिन ये आज के ये तीनों उपलब्धियों की बुनियाद का पत्थर हैं जावेद उस्मानी साहब। और ये बुनियाद के पत्थर की ये कमनसीबी भी है और खुशनसीबी है कि वो छुप जाता है, क्योंकि वो बुनियाद का हिस्सा होता है। लेकिन जिस इमारत की बुनियाद कमज़ोर होती है वो इमारत कभी कायम नहीं रहती। हमें उम्मीद है कि जिस प्रोजेक्ट की बुनियाद जावेद उस्मानी साहब ने रखी है वो कामयाबी से तरक्की करेगा और इसका लाभ न सिर्फ ये कि लखनऊ के लोगों को, पूरे अवध को, पूरे हमारी बर्बादी का कारण न बने। और जो लोग उत्तर प्रदेश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी किस्म के विकास के लिए, एक घर की खुशहाली के लिए भी घर में अमन ज़रूरी है। माँ बाप लड़ेंगे, बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं होगी। बच्चे लड़ेंगे, माँ बाप जल्दी मर जाएंगे। ये हम एक परिवार हैं, इस परिवार को किसी की नज़र न लगे। सिर्फ राजनीतिक कारणों से उत्तर प्रदेश की तबाही का इंतजाम न किया जाए, वो सोचें न सोचें, ये सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। ये जिम्मेदारी आपको देकर बहुत बहुत मुबारकबाद मुख्यमंत्री जी और सभी को। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद महोदय। और अब अत्यंत आदर के साथ प्रदेश के